प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, हम लोग कन्यादान कविता पढ़ रहे हैं। कन्यादान कविता के अंतर्गत अब तक 2 स्टैंजा हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कवि ऋतुराज ने ये बताया कि बेटी का कन्यादान करते समय माँ का दुख कितना प्रामाणिक था, और जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही होती है उस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो अपने जीवन की आखिरी पूंजी को किसी अन्य को सौंप रही है। दूसरे स्टैंजा में कवि ने ये बताया कि लड़की विवाह के योग्य तो हो गई थी, लेकिन अभी वो स्वभाव से भोली थी, सरल थी। वैवाहिक जीवन के सुखों को जान पा रही थी, लेकिन वैवाहिक जीवन के पीछे छिपे हुए दुख का ज्ञान उसे नहीं हो पा रहा था। तो चलिए अब हम लोग कविता के तीसरे स्टैंजा की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें माँ अपनी बेटी को विदा करते समय सीख दे रही है। क्या सीख दे रही है? आमतौर पर बेटी को सीख देने की जो परंपरा है, उससे कुछ अलग हट करके माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। क्या है? माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो माँ अपनी बेटी से कह रही है कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। बेटी, तुम ससुराल में जा करके अपने सौंदर्य पर मोहित मत होना, अपने सौंदर्य पर गर्व मत करना, घमंड मत करना। हो सकता है कि ससुराल में लोगों के द्वारा तुम्हारे सौंदर्य की प्रशंसा की जाए, तुम्हारी तारीफ की जाए, लेकिन उसके छलावे में मत आना। उस तारीफ से तुम भ्रमित मत होना, उस तारीफ से तुम वास्तविकता से दूर न होना। माँ अपनी बेटी को कुछ अलग सीख दे रही है। आमतौर पर पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, और अक्सर लोग अपना प्रतिबिंब देख करके अपने सौंदर्य पर आकर्षित होते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, यथार्थ से, वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। फिर वहाँ पर तो नए लोग होंगे, और नए लोगों के द्वारा तुम्हारे सौंदर्य की प्रशंसा की जाएगी, खूबसूरती की तारीफ की जाएगी। तो तुम उन लोगों के द्वारा की गई तारीफ से भ्रमित नहीं होना, सच्चाई से दूर नहीं होना। माँ ने ये सीख दी। लोगों के द्वारा की गई तारीफ से अक्सर लड़कियां भ्रमित हो जाती हैं, वो सच से, यथार्थ से, वास्तविकता से दूर हो जाती हैं। माँ ने सचेत किया, क्या? आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। हमारे समाज का ये यथार्थ है, तो माँ ने सामाजिक यथार्थ से अपनी बेटी को सचेत किया है। दहेज लोभियों के द्वारा अक्सर ससुराल में लड़कियों को जला करके मार दिया जाता है, या फिर उनके साथ इतना अन्याय किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है कि
वो स्वयं अपना जीवन समाप्त कर देती है, आत्महत्या कर लेती है, जल करके मर जाती है, या फिर किसी अन्य तरीके से अपने जीवन को समाप्त कर देती है। लेकिन किस प्रकार से उस अन्याय को, अत्याचार को लोगों के द्वारा दुर्घटना का रूप दे दिया जाता है। आपने भी न्यूज़ चैनल्स में, अखबार में पढ़ा ही होगा कि खाना बनाते समय जल करके मृत्यु हो गई। तो क्यों बहुएं ही जल जाती हैं खाना बनाते समय? क्यों लड़कियां ही जल जाती हैं? किसी अन्य के साथ ये हादसे होते हुए तो कम दिखाई देते हैं, तो क्यों स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है? बेटी जब तक मायके में रहती है सुरक्षित रहती है, लेकिन जैसे ही वो ससुराल में जाती है असुरक्षित हो जाती है। हमारे समाज का ये दुर्भाग्य, हमारे समाज की विडंबना है। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन फिर भी समाज में अभी भी कुछ दहेज के दानव हैं जो लड़कियों को दहेज की कमी की वजह से जला करके मार देते हैं। तो उसी सामाजिक दुर्भाग्य से, उसी सामाजिक विडंबना से, उसी सामाजिक यथार्थ से माँ ने अपनी बेटी को सचेत किया, सावधान किया कि तुम ससुराल में सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करना। बेटी, आग रोटियां सेकने के लिए, खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उस आग से अक्सर दुर्घटनाएं होती हुई भी सुनाई पड़ती है। तो तुम आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से सावधान रहना। अब अगली सीख माँ अपनी बेटी को क्या दे रही है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। क्या कहा? वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ अपनी बेटी से कहती है कि जैसे शब्दों से, शब्द जाल से भ्रम उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति वास्तविकता से दूर हो जाता है, वास्तविकता का भ्रम हो जाता है। उसी प्रकार से वस्त्र और आभूषण स्त्री मोह की कमजोरी है। क्या है? स्त्री मोह की कमजोरी। तो माँ अपनी बेटी से कहती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यानी कि ससुराल में जाकर के तुम्हें लोगों के द्वारा तरह तरह के उपहार मिलेंगे, वस्त्र और आभूषण उपहार स्वरूप मिलेंगे, लेकिन वस्त्र और आभूषण तो स्त्री मोह की कमजोरी है। तो तुम उस कमजोरी से दूर रहना। क्यों? क्योंकि वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन हैं। लड़कियां वस्त्र और आभूषणों की कमजोरी में फंस करके वास्तविकता से, यथार्थ से, सच्चाई से दूर हो जाती है। वो लोगों के स्वरूप को, उनके रूप को पहचान नहीं पाती है। इसलिए तुम ससुराल में मिलने वाले उपहार से बंधना नहीं, उसके लोभ में, उसके लालच में न पड़ना।
प्रकार से इस स्टैंजा में देखिए कैसे माँ अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श रूप से हट करके सीख दे रही है। सबसे पहले तो माँ कहती है कि तुम अपने सौंदर्य पर मोहित मत होना, तुम्हारी प्रशंसा होगी लेकिन उस पर गर्व मत करना, घमंड मत करना। ससुराल में सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करना, अपने साथ कोई दुर्घटना ना होने देना, जो आए दिन सुनने को मिलती है। लोगों के द्वारा उपहार स्वरूप तरह तरह के वस्त्र और आभूषण दिए जाएंगे, तो वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन की कमजोरी है। तुम अपने जीवन को उस बंधन में मत बंधने देना। मां ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। पूरी कविता की पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी सच्चाई, पूरी सीख इन्हीं दो पंक्तियों में सिमट गई है। तो मां ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो सबसे पहला प्रश्न तो क्या उठता है कि लड़की होने से क्या आशय है? लड़की होने से आशय स्त्रीयोचित गुण से है, नारी सुलभ गुण से है। किससे है? नारी सुलभ गुण, या फिर कह सकते हैं स्त्रीयोचित गुण। लड़कियों के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, या स्त्री के अंदर या नारी के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? तो ये तो उनके आंतरिक गुणों की बात की गई यहां पर कि लड़की होना, उनके आंतरिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली ताकत, शक्ति, सबसे पहला गुण उनका कौन सा होता है? सृजन शक्ति। क्या होता है? सृजन शक्ति होती है लड़कियों के अंदर, स्त्रियों के अंदर। क्या? सृजन शक्ति, जो कि पुरुषों के अंदर नहीं होती है। सृष्टि के संचालन के लिए ये शक्ति, ये गुण अत्यंत आवश्यक है। तो इस सृजन शक्ति के अलावा दया, ममता, माया, करुणा, ये सब कुछ स्त्रियों के अंदर, लड़कियों के अंदर होता है। अगर ये सृजन शक्ति इनके अंदर नहीं होगी, उनका ये आंतरिक गुण खत्म हो जाएगा, तो सृष्टि चक्र रुक जाएगा। इसलिए लड़की होना से आशय है स्त्रियों के, लड़कियों के आंतरिक गुणों से। पर मां अपनी बेटी से कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अपने आंतरिक गुणों को तो तुम बनाए हो रखना, लेकिन अपने आप को कमजोर मत बनाना। अपने प्रति होने वाले अन्याय, अत्याचार का साहसपूर्वक डट करके विरोध करना। तो इस प्रकार से मां अपनी बेटी को सीख दे रही है। और आखिरी की दोनों पंक्तियों में तो मां ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। स्त्रीयोचित गुण को, नारी सुलभ गुण को बनाए रखना, लेकिन अपने आप को कमजोर, कोमल मत दिखाना। अन्याय मत सहना, अत्याचार मत सहना। अन्याय और अत्याचार का डट करके विरोध करना। तो इस प्रकार से ऋतुराज जी की यह कविता स्त्री जीवन के
मानवीय संवेदना को अभिव्यक्त करती है। कविता भाव प्रधान न होकर के विचार प्रधान है, जो कि हमारे विचारों को भी आंदोलित करती है। तो ये तो हो गया कविता का भावार्थ। कविता अब अपने समापन की तरफ है। इसके बाद कविता का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पर चर्चा कर ली जाए। एक प्रश्न इस प्रकार का भी आपसे पूछा जा सकता है कि कन्यादान कविता का भाव सौंदर्य लिखिए, या आपको कुछ पंक्तियां दे दी जाएंगी और बोला जाएगा कि इसका शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करिए। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि भाव सौंदर्य के अंतर्गत क्या भाव सौंदर्य, ठीक। तो आप बताएंगे कि कविता भाव प्रधान न होकर विचार प्रधान है। एक, कविता भाव प्रधान न होकर भाव प्रधान न होकर विचार प्रधान है, ठीक। जो हमारे विचारों को भी आंदोलित करती है, ठीक है। उसके बाद कविता की मूल शक्ति है मानवीय संवेदना। कविता की मूल शक्ति है मानवीय संवेदना। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? कविता में भारतीय परंपरा के ऊपर व्यंग्य किया इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से जो आपको समझ में आता है एक दो पॉइंट लिख सकते हैं। कविता भाव प्रधान न होकर विचार प्रधान है, जो हमारे विचारों को भी आंदोलित करती है। कविता की मूल शक्ति है मानवीय संवेदना, और कविता में भारतीय परंपरा के ऊपर व्यंग्य किया गया है। अब इसके बाद हम लोग कविता का शिल्प सौंदर्य क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो कविता का शिल्प सौंदर्य, सबसे पहले कविता वात्सल्य रस से ओतप्रोत है, ठीक है। कविता में माधुर्य गुण है। उसके अलावा कविता की भाषा आम
बोल जाती है। ठीक, शब्दों में लाक्षणिकता है। शब्दों में लाक्षणिकता, शैली, विचार, मुक्त छंद की कविता, और कविता में अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार। तीसरी पंक्ति में जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार है। इसके अलावा उपमालंकार और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। उपमा अलंकार वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, यहाँ पर है। फिर जो आखिरी की दोनों पंक्ति है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, इन दोनों ही पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार, विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होना, वहां पर विरोधाभास है। तो इस प्रकार से ये आपका शिल्प सौंदर्य होगा। तो भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य से संबंधित प्रश्न एक पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो अभ्यास के प्रश्न हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ये प्रश्न है। तो लड़की की माँ ने अपने जीवन के संचित अनुभवों के आधार पर ऐसा कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ की कोमलता को जब वह स्वयं लड़की थी कमजोरी समझकर उसका उपहास उड़ाया गया होगा। माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी जीवन भर वैसी ही पीड़ा भोगे। वह शालीनता के गुणों को सजोकर रखे, सबका सम्मान करे, लेकिन अन्याय और अत्याचार का विरोध करे। अगला प्रश्न है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसमें दो प्रश्न पूछे गए हैं इस पंक्ति से। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तो समाज में स्त्रियों को गौण स्थान दिया गया है। पुरुष प्रधान समाज है हमारा, और आए दिन स्त्रियों का शोषण, उनके साथ अन्याय अत्याचार किया जाता है। साथ ही दूसरा प्रश्न है इसके साथ, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? क्यों? क्योंकि यही सामाजिक यथार्थ है। दहेज के लोभी बेटियों को दहेज की वजह से आग के हवाले कर देते हैं, या फिर उन्हें इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि वो स्वयं आत्महत्या कर लेती है, जलकर मर जाती है, या किसी अन्य तरीके से अपने जीवन को समाप्त कर देती है। तो इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। उसके बाद पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके मस्तिष्क में भरती है उसे बताइए। तो आप बता सकते हैं कि लड़की को वैवाहिक जीवन का अधूरा ज्ञान था। वो सिर्फ सुखों को देख पा रही थी, लेकिन उसके पीछे छिपे हुए दुखों को समझ नहीं पा रही थी, पढ़ नहीं पा रही थी। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? क्योंकि वो बेटी माँ के सबसे निकट थी, उसके सुख दुख की साथी थी। माँ बेटी दोनों ही अपने जीवन के हर पहलू को एक दूसरे से शेयर करती थी। इसलिए बेटी का कन्यादान करते समय माँ को यह महसूस हो रहा था कि जैसे वो अपने जीवन की आखिरी पूंजी को किसी अन्य को सौंप रही है।
फिर अगला प्रश्न आपका है कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। तो जो तीसरा स्टैंजा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अपने रूप सौंदर्य पर कभी मोहित मत होना, वस्त्र और आभूषण उपहार स्वरूप प्राप्त कर यथार्थ से दूर न होना यानी भ्रमित न होना, आग से सावधान रहना, उसका प्रयोग रोटियां सेकने के लिए करना, ना कि जलने के लिए, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी अपने अंदर स्त्रियोचित नारी सुलभ गुणों को समेट कर रखना, लेकिन कोमल, कमजोर, असहाय मत बनना। इसके अलावा आपका रचना और अभिव्यक्ति में प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुभव के आधार पर देंगे। तो आज कविता संपन्न होती है। अगले वीडियो से हम लोग कृतिका भाग 2 पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि काव्यखंड और गद्यखंड दोनों से ही 2-2 पार्ट सेकेंड टर्म में शामिल किए गए थे और क्लास में वो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए गए हैं। इसलिए फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नई बुक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए